लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। 254 डेज में आपने पूरे ग्लोब को सर्कमनेविगेट किया समंदर के रास्ते। सर्कमनेविगेशन कहलाना है तो उसके कुछ रूल है। क्या रूल्स हैं? जहाँ से आप शुरू हैं वहीं पे आके आपको खत्म करना है और इक्वेटर क्रॉस करना है 2 बार। और आप सेल के अलावा इंजन चला नहीं सकते हो, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। किस तरीके की ट्रेनिंग करी थी? पहली चीज जो हमें सर ने बताई, बोला कीप योर जेंडर आउटसाइड द बोट। अगर तूफान आएगा, इररिस्पेक्टिव तुम लड़की हो लड़का हो, तुम्हें वो इक्वली ही ट्रीट करेगा। सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था? जब हम साउथ पैसिफिक क्रॉस कर रहे थे, हरिकेन फोर्स का एक साइक्लोन सा चल रहा था। इवनिंग 4 o'clock हमें हिट किया वो। विंड्स रोज लाइक 120 km/h। वेव्स ऑल ऑफ अ सडन 10-10 मीटर, आप इतना टॉप ऑफ उसमें। तो आप कह रहे हो कि आपका जो वोट था वो 9-10 मीटर ऊपर हाइट पे, यू आर टोटली वर्टिकल एंड यू कैन सी नीचे 2 लोग लग रहे थे स्टेयर करने के लिए। इतनी फोर्स है उसको, तो आप स्टेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जस्ट टू मेंटेन। ऑल ऑफ अ सडन स्टेयरिंग का जो स्टेयरेज है वो मूव और एक बड़ी सी वेव आके अंदर क्रैश हो गई। जो भी सामान हमने इस तरफ सिक्योर किया था वो सब सामान गिर गया इस तरफ को। वन ऑफ माई जूनियर वो बहते हुए मेरे पैर के पास थी। दैट वाज द मोमेंट आई थिंक आई सॉ गॉड। The Himachali Podcast. लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आपको मौका मिला INSV तारिणी पे पूरे ग्लोब को सर्कमनेविगेट करने का समंदर के रास्ते। आपने वो किया, उसके बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में, बट उससे पहले थोड़ा बेसिक से शुरुआत करना चाहेंगे हम। अपने अर्ली डेज के बारे में बताइए हमें। मेरा जन्म हिमाचल में ही हुआ है, कुल्लू में, और मेरी पढ़ाई भी हिमाचल में ही हुई है। फ्रॉम नर्सरी LKG से लेके कॉलेज भी मैंने हिमाचल में ही किया है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है मैंने IEET बद्दी से। मोस्टली मेरी पढ़ाई कुल्लू में ही हुई है। और मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं फौज ज्वाइन करूं, जो इवेंचुअली मेरी इंजीनियरिंग की दिनों में ही पूरा हो गया। मतलब व्हेन आई वाज इन माय 8th सेमेस्टर, तो इंडियन नेवी हमारे कैंपस में आई थी और उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह दी। मैंने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बोलते हैं इसको, आते हैं। और अदरवाइज भी नेवी डज दिस प्रेजेंटेशन एंड ड्राइव्स ऑल अराउंड द कॉलेजेस इन इंडिया। तो सब जगह जाती है नेवी और बताती है कि क्या क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। और नेवी की कई साइट्स भी हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है एंड पीपल कैन एक्चुअली पुट इन देयर क्रेडेंशियल, अपनी क्वालिफिकेशन, एज वगैरह डाल के यू कैन एक्चुअली द पेज इटसेल्फ विल सजेस्ट कि आपके लिए कौन सा कार्डर नेवी में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप ज्वाइन कर सकें। SSB जैसा आपको पता है, ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, 7 दिनों तक चलता है। तो आई वॉज नॉट वेरी होपफुल, बट ऑफकोर्स इट वॉज ऑलवेज एन इंक्लिनेशन। मेरा हमेशा से रुझाव था इस फौज ज्वाइन करने के लिए। फिर हमारा कॉलेज में ही इंटरव्यू हुआ, नेवी ऑफिसर्स आए थे इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हमें SSB के लिए कॉल आया। तो मेरा 12th SSB बैंगलोर में SSB के लिए कॉल आया। मेरे कॉलेज से 18 लड़कियां जा रही थी इस SSB के इंटरव्यू के लिए। जिनको नहीं है पता SSB के इंटरव्यू के बारे में, क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, थोड़ा एक बार डिकोड करें। SSB के इंटरव्यू से पहले इधर, अगर जैसे मेरा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम था, तो हमारा इंटरव्यू हुआ था पहले SSB कॉल लेटर आने से पहले। कुछ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, CDS का एग्जाम होता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स के लिए अलग एग्जाम भी होता है। तो इस तरह के वेरियस एग्जाम्स है जो आपको देने होते हैं। फिर उसके ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलता है SSB के एग्जाम को इंटरव्यू में अपीयर होने का एक कॉल लेटर। तो जो SSB का एग्जाम है, वहाँ से एक्चुअली आपका एग्जाम शुरू होता है। तो उसमें फर्स्ट डे होता है स्क्रीन इन। तो लगभग 2000 एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं वो आते हैं। GDs होता है, कोई रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट होके 200-250 इतने लोग सिलेक्ट for the next round. Okay. Once you are shortlisted after the screen in, तो आप अगले 5 दिनों तक आपके वेरियस एग्जाम, कुछ साइकोमेट्रिक, कुछ ऐसे कंडक्ट होते हैं, जिसमें आपको कई इम्प्रॉम्प्टू चीज़ों पे बोलना होता है।
कई ग्रुप डिस्कशन होते हैं, कुछ ग्राउंड टास्क्स होते हैं, कुछ ग्रुप टास्क्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, आपका एक्सटेंसिव इंटरव्यूज होते हैं, 1.5 आवर्स के इंटरव्यूज होते हैं, तो वो सब ओवर द स्पैन ऑफ 5 days वो करते हैं। फिर उसके बाद 5th डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस में दे मेक अ डिसीजन दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द 3rd स्टेप। ओके। जो 3rd स्टेप है वो तीसरे स्टेप में है आपका मेडिकल्स। तो मेडिकल अगेन मेडिकल 7 दिन चलता है। सो मेडिकल्स में फिर बहुत लोग टेम्परेरी रिजेक्शन कई लोगों को मिलता है, कई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द होल इंटरव्यू। ओके। तो वो होता है 7 दिनों के बाद। फिर 7 दिनों के बाद इफ़ यू मेक थ्रू आउट द होल प्रोसेस ऑफ SSB, तो इसके बाद आपको वेट करना पड़ता है अपनी मेरिट लिस्ट का, ओके। कि आपने सब क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे। कितने लोग रह जाते हैं एंड में मोस्टली? मेरे उसमें हम 5 लोग रह गए थे। 2000 में से जी, 5 लोग। और उन 5 में आप? 5 में आप। वेरी नाइस। सो आपने बताया कि 1-2 घंटे के इंटरव्यूज होते हैं। जी। आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ याद है? सो इंटरव्यू में जनरली ये बहुत एक्सटेंसिव इंटरव्यू है। वो आपका थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं सवाल, Okay. बट दैट इज नॉट देयर बेस एम कि आपने कितना किताबें क्रैम कर ली है, कितना पढ़ लिया है, कितना किताबें पढ़ के रट्टू ज्ञान तोते हो गए या सो वो नहीं है। एम है आपकी पर्सनैलिटी को समझना। OLQ OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। क्वालिटीज। ओके। सो जिसमें है कि बिकॉज आपको किसी इंसान को लीड करना है एक वॉर में, एक जंग में, किसी को आई मीन व्हाट इज वॉर, जिसमें आपको यू हैव टू टेल अ पर्सन, सेंसिबल पर्सन, एंड मेक हिम अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ एनिमी हु इज नॉट हिज पर्सनल एनिमी। आपसी दुश्मनी कोई नहीं है, बट वो आपके देश का दुश्मन है। Right. तो आपको उसको उस लेवल का मोटिवेशन देना है कि वो उसके साथ लड़े और अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने देश को प्रोटेक्ट करे, उन लोगों के लिए जिनको वो जानता भी नहीं है। सो उस लेवल का डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरे आदमी में आपको जनरेट करना है, अपने सबऑर्डिनेट में जनरेट करना है। ये चीज़ ना सिखाई जा सकती है, ना पढ़ी जा सकती है। Right. तो उस तरह की क्वालिटीज़ इंडिविजुअल में देखना और फाइंड आउट करना कि इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ उस लेवल तक, वो उस इंटरव्यू में देखा जाता है। और कौन सी क्वालिटीज देखते हैं वो लोग? आपका कॉन्फिडेंस, ओके। लीडरशिप एबिलिटीज, ट्रेनेबिलिटी, एंड डिसीजन मेकिंग आल्सो? definitely decision making is the biggest quality that is required, because you are not following, you are the leader. Be like when I joined Indian Navy, I was a 21-year-old, 21 साल की थी मैं। तो 21 साल की, और मेरे जो सबऑर्डिनेट थे उनकी कई लोगों की सर्विस ही 25-25 साल हो चुकी थी। They were in their later stage of their service, but they were my subordinates. वो हमें मुझे they used to look up to me कि ये मैडम हमें डिसीजन देंगी, मैडम का डिसीजन फाइनल होगा। दो मैं कॉलेज से निकली हुई, कॉलेज ग्रेजुएट, 22 years old, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग जो है फौज की, वो आपको ये सिखाती है कि आपको डिसीजन लेना आना चाहिए और अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना केवल आपको बल्कि जो आपका डिसीजन फॉलो करने वाला है उसमें उसको भी आपके डिसीजन में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट। बिकॉज द डिसीजन जो एक फौजी अफसर लेता है वो नॉर्मल डिसीजन नहीं होता है। most of the time they turn into a life and or death situation. Right. So the decision have to be बहुत ही नपातुला जो आपका डिसीजन है वो ऐसा होना चाहिए। एक आपने बोला था ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी मतलब हर आदमी ट्रेन भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, राइट। I wouldn't say that if you keep questioning authority, but there are everything cannot be explained at the right, at the instant that you want. Right. Like आप मिडल ऑफ, लाइक आई वाज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, 2 जहाज भिड़ने जा रहे हैं, आई कैन नॉट कीप एक्सप्लेनिंग व्हाई आई हैव टू गिव both of them a right turn or a right turn to one or a left turn to another or whatever kind of. Right. I will do it first and then I can look for the explanation. So that thing, the trainability, you are trained for a situation which you may face one day in your एंटायर करियर। अच्छा। पर उसकी ट्रेनिंग आपकी आज हो रही है। Right. तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे रात में 25 किलोमीटर रूट मार्च क्यों करना है। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि किसी दिन आपको ये करना पड़ेगा।
Right. इंसान को इंक्लिनेशन होना कि मैं कुछ भी है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, मुझे ट्रेनिंग करनी है, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला। फॉलो करना आना चाहिए। तो आपके साथ क्या हुआ था? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। आप में जो OLQs वो फाइंड आउट कर रहे थे, So किस टाइप के क्वेश्चंस थे? मैं 7th सेमेस्टर में मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो मैं 7th सेमेस्टर में मैं एक MNC में सिलेक्ट हो गई थी, कौन सी? इन्फोसिस। अच्छा। इन्फोसिस में सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा मतलब एक होता है हर प्रोफेशनल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट रहता है उसको एक थोड़ा सा एक रिलीफ का एहसास होता है कि चलो नौकरी लग गई है। बट मेरा हमेशा से एक मन था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं। तो जैसे डिफेंस के लिए नेवी आई हमारे कैंपस में और मेरा SSB क्लियर हुआ। मेरे साथ 4-5 लड़कियां मेरे कॉलेज से वो भी स्क्रीन इन हो गई। ओके। एंड उसके बाद हमारे SSB के जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट, वो आए। तो उन्होंने हमें एक वो जो भी स्क्रीन इन हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो एड्रेस करते हैं। तो उन्होंने एड्रेस किया, तो उन्होंने बोला कि आप में OLQ है या नहीं है या इनकलकेट करना, तो ये राइट टाइम नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, कुछ करने की। आप आइए, जो आपको बताया जाता है वो कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आप अफसर बनने लायक होंगे तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप नहीं होंगे तो आप घर जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yeah, straightforward he told us that. I took it too literally, too to heart that I thought कि ऐसा ही होता होगा, होंगे अफसर बनने लायक तो बन जाएंगे। So I didn't do, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, बट आई थिंक मेरा टेक्निक जो बेंट ऑफ माइंड था, लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ में एज अ ग्रुप परफॉर्म करना, अपने ग्रुप को, इंडिविजुअल को, अपने आप को आउटशाइन करने की बजाय Group को सबको साथ लेके चलना। अगर एक ग्रुप एक्टिविटी है तो वीकेस्ट मेंबर को आप कितना सपोर्ट कर सकते हो। आपका इंडिविजुअल टास्क है तो आप उसमें किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, आप अपना कितनी क्रिएटिविटी ला सकते हो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो वो चीज़ें मैंने की। मेरा इंटरव्यू हुआ, कोई 1.5 घंटे का इंटरव्यू चला मेरे साथ, जिसमें सिंस मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो उन्होंने से कई टेक्निकल प्रश्न पूछे, कुछ करंट अफेयर पूछे, कुछ चीज़ों के मुझे जवाब नहीं पता थे जिनको मैंने क्लियरली, आप 1.5 घंटे तक झूठ नहीं बोल सकते और एक ऑरा और एक ऐसे फॉल्स पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर सकते। दे आर ट्रेन टू सी थ्रू यू। उनको, उनकी ट्रेनिंग ही साल भर यही होती है कि किस तरह से हम ट्रेनीज का असली कैरेक्टर बाहर ला सके। तो आप उनको प्ले नहीं कर सकते कि आप कुछ झूठ बोल दोगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज हर प्रश्न इतना वेल इवेल्युएटेड है। कोई क्वेश्चन कोई आपको याद हो अगर कोई बात हुई हो? Yes, they asked me one question which was a very personal question, that how do your parents perceive you? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे आपको एज अ मेंबर ऑफ फैमिली कैसे देखते हैं? जिसका मेरा आंसर यही था कि दो मैं सबसे यंग हूँ अपने परिवार में, अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटी हूँ, बट हमेशा एंड आई वुड गिव, इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने पिताजी को ही दूंगी कि वो हर चीज़ में मेरा एक डिसीजन, मेरा क्या ओपिनियन है, डिसीजन चलो पेरेंट्स का ही रहता था मोस्टली, पर मेरा ओपिनियन ज़रूर मांगते थे कि बेटा तुम क्या सोचती हो इस बारे में। अच्छा। दैट टूल आई वुड से वाज ऑलवेज विद मी, विच गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट मेरे ओपिनियन का भी कोई महत्व है। काफ़ी एक कॉन्फिडेंस की बात है कि आपके पेरेंट्स आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं एक यंग एज में, टेंडर एज में, जो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप क्या सोचते हो, कि आपका नजरिया क्या है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर। एंड देन इंटरव्यू मेरा 1.5 आवर्स तक चला। उसके बाद इसी के साथ 5 डेज तक ग्राउंड टास्क और ग्रुप टास्क चलते रहे। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस का दिन आया, जिसमें कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ऑफ जो SSB होते हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा थी। तो मुझसे पूछा कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन यू एंड मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सो आई वुड से लाइक आई वाज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So I just jokingly said that she has proved herself, I am yet to prove myself. Oh, wow. So everybody laughed, and that was one question that I was asked. And luckily I was the only one then who was selected from the whole college. Oh, yes. अगले 7 दिन हमारा मेडिकल चलता रहा, जिसमें बेसिक कई टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो हुआ। फिर हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे, एंड उसके बाद हमें फिर कॉल लेटर का वेट करना पड़ता है फॉर ऑलमोस्ट आई वेटेड फॉर 2 months. Okay. मेरा एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था मेरा 8th सेमेस्टर का,
तो एग्ज़ाम से फाइनल एग्ज़ाम से एक दिन पहले, लास्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर्स दैट मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड माय कॉल लेटर विल फॉलो। सो इन्फोसिस जाते जाते आप फिर जी, नेवी की तरफ। नेवी की तरफ आप शिफ्ट हो गए। वेरी नाइस। ये आर्मी में जाने का पहले से था कुछ? इन 1999 जब कारगिल वॉर चल रहा था तो हम बहुत छोटे थे, आई थिंक 5th-6th क्लास में होते हैं। मैं और मेरा ब्रदर हम स्कूल जाते थे बाय वॉक। आर्मी के जवानों से भरे हुए ट्रक जा रहे होते थे कारगिल की तरफ को, यहाँ से लेह की तरफ को। तो हम बहुत एक्साइटमेंट में उनको बहुत वेव करते थे, बाय हाय कुछ बहुत एक अंदर से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आती थी। और जब ऐसा कोई टेंस सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन होती है कंट्री में, उस टाइम पे एक पेट्रियोटिज्म बहुत जाग जाता है, पीक पे रहता है। सो हम देखते थे चौराहों पे लोग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते होते थे उन जवानों के लिए, और रोक के ट्रक्स को रोक के उनको चाय नाश्ता करवाते थे। तो एक वो लहर ही वैसी थी। तो वहाँ से मेरा बड़ा मुझे लगा कि कितनी रिस्पेक्ट है ना, नेक्स्ट टू गॉड वाली रिस्पेक्ट थी 99 में। तो मुझे लगता था कि यार ये काम तो ऐसा ही करना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट कोई इंसान कमांड कर सकता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ करियर और अ लाइन टू प्रोफेशन टू चूज़। बट इवेंचुअली जैसे मैं पढ़ने लगी तो मुझे लगा, फिर पता लगा कि लड़कियां इंडियन नहीं ज्वाइन कर सकती। यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, ज़िंदगी चलती रहती है। तो हमने भी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। इंजीनियरिंग के करते करते फिर प्लेसमेंट भी हो गई, बट देन नेवी आई एकदम हमारे इसमें। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी फौज ही है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऑनेस्टली मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया था। मैंने बोला एक बार फौज तो है, ज़िंदगी में एक बार ट्राई तो कर ही लूँगी कि क्या होता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, फिर इट वाज माय डेस्टिनी। संदेश से आते हैं, जी। आपको बुलावा आ रहा था वहाँ से। सो अभी बात कर लेते हैं INSV तारिणी के बारे में। आपका जो एक्सपीडिशन था, 254 डेज में आपने पूरे ग्लोब को सर्कम नेविगेट किया समंदर के रास्ते, राइट? सबसे बेसिक सवाल मेरा ये है कि आई गेस 700 प्लस फीमेल ऑफिसर्स हैं नेवी में 2023 के डेटा के अकॉर्डिंगली। आप 6 लोगों को ही क्यों चुना गया इस एक्सपीडिशन के लिए? INSV तारिणी जिस एक्सपीडिशन के अंडर अराउंड द वर्ल्ड गई, उससे पहले भी 2 एक्सपीडिशन हो चुके थे सागर परिक्रमा के, जिसमें 2 मेल ऑफिसर गए थे, सोलो गए थे। और अब नेक्स्ट नेवी देख रही थी कि क्या फर्दर चैलेंज हुआ। जो सबसे पहला एक्सपीडिशन गया कैप्टन दिलीप डोंडे, जो बाद में हमारे मेंटर भी बने, तो वो जब अराउंड द वर्ल्ड गए थे, वो अकेले गए, बट उन्होंने 4 हॉल्ट लिए बीच में। उसके बाद उन्हीं के एक फर्दर अंडर ट्रेनी थे कमांडर अभिलाष टॉमी, वो गए अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने एक भी हॉल्ट नहीं लिया। और फिर नेवी देख रही थी कि अब हमें लेवल अप करना है चैलेंज को, तो कैसा किया जाए। तो सिलेक्शन का सबसे पहले मैं बता दूं तो हम सब अलग अलग कार्डर से थे। जैसे 2 हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे, 2 नेवल कंस्ट्रक्टर्स थे, 2 एजुकेशन ऑफिसर थे। तो यहाँ रोक लेता हूँ पहले। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपने पहले भी जिक्र किया, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। नेवी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का क्या रोल रहता है? सो हमारे कई एयर बेसिस हैं और हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। तो जिसमें से कई फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट, रिकॉग्निसेंस, मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस के लिए एयरक्राफ्ट हैं। नेवी के पास बहुत बड़ा एक एयर विंग है अपना। तो एविएशन जो हमारा है उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का बेसिकली काम ये है कि जो भी आपके जहाज़ उड़ रहे हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली यू आर आईज एंड ईयर्स ऑफ अ पायलट ऑन ग्राउंड। Okay. तो आपका कॉलिजन अवॉइडेंस, आप स्टार्टअप से लेके जब तक एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ हो जाता है अपनी फ्लाइंग करने के बाद, तब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंडर गाइडेंस में ही जो है एयरक्राफ्ट चलता है। बहुत स्ट्रेसफुल होती है क्या ये जॉब? It is one of the most stressful job in the world. Military air traffic controller is even more stressful than the civil air traffic controllers. Like I was posted in INS हंसा, गोवा में जो है नेवी का एक बहुत बड़ा एविएशन का बेस है। Okay. तो वहाँ पे आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली मिलिट्री एयरक्राफ्ट का अगर मोटा मोटा बताया जाए तो काम है कितना क्लोज वो फ्लाई कर सकते हैं, कितना फॉर्मेशन में वो फ्लाई कर सकते हैं, और सिविल एयरक्राफ्ट को आपको दूर दूर रखना होता है। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल, चैलेंजिंग जॉब दैट यू हैव टू डू।
यू हैव आपको जो सिविल एविएशन के रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, और जो मिलिट्री ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है साथ ही साथ उनको भी फॉलो करना है। सो जो इसमें स्टडीज़ इन्वॉल्व है, पढ़ाई इन्वॉल्व है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव पढ़ाई है जो आपको बिफोर अपना जॉब ज्वाइन करने से पहले जो करना पड़ता है। कोर्सेज बहुत एक्सटेंसिव है, तो वो करने पड़ते हैं। और उसके बाद और ये एक वॉच सिस्टम है, जैसा हम नेवी में बोलते हैं वॉच सिस्टम, लाइक शिफ्ट। सो रात में भी रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। तो इट्स 24/7 जॉब। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो। सो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आते हैं। आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, आपके साथ एक और जो आपकी क्रू मेंबर थी वो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। बाकी लोग क्या करते थे? कुछ नेवल कंस्ट्रक्टर थे, 2 नेवल कंस्ट्रक्टर का काम है बेसिकली शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन करना। और 2 एजुकेशन ऑफिसर थे जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सेलर्स और ऑफिसर्स। सो जो आपके मेंटोर थे उस एक्सपीडिशन के लिए, दिलीप डोंडे। ओके, उन्होंने किस तरीके की आपकी पूरी ट्रेनिंग करी थी? सो कैप्टन दिलीप डोंडे बहुत वाइड एक्सपीरियंस है उनका, एंड आई थिंक एप्टली नेवी ने उनको सिलेक्ट किया हमें ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, जब हम बोट पे गए, उस टाइम पे आईएनएसवी महादई होती थी, फर्स्ट बोट इन द सागर परिक्रमा का आईएनएस महादई। ओके। तो उसमें हम गए, तो पहली चीज़ जो हमें सर ने बताई, बोला कीप योर जेंडर आउटसाइड द बोट, not because he has any problem with female or anything, like neither the sea nor the boat, ना तो समुद्र ना ही ये बोट आपके जेंडर को पहचानती है। अगर तूफान आएगा तो वो आप इररिस्पेक्टिव, तुम लड़की हो लड़का हो, तुम्हें वो इक्वली ही ट्रीट करेगा। अगर तुम्हें बोट चलानी नहीं आएगी, तुम्हें हैंडल नहीं करनी आएगी बोट, तो इधर तुम लड़का हो तुम लड़की हो, यू विल नॉट सर्वाइव। और क्या चीजें सीखी आपने? इनिशियली हमारे जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो हमें बेसिक्स ऑफ सेलिंग, बिकॉज हर किसी का बैकग्राउंड नहीं था सेलिंग में, तो बेसिक्स ऑफ सेलिंग हमने सीखे। पहले बॉम्बे जाके, बॉम्बे में एक नेवी का सेलिंग का सेंटर है जहाँ पे यॉटिंग नोड है, जहाँ पे सेलिंग सिखाते हैं। तो वहाँ पे हमने सेलिंग बेसिक्स सेलिंग अपने ब्रशअप किए छोटी बोट्स में। और उसके बाद हमारी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग शुरू हुई। बेसिकली जो पार्ट नेविगेशन का है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बिकॉज आउट एट द सी आपका कोई रास्ता नहीं है बना हुआ, तो आपको कोई चार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट होते हैं, पेपर चार्ट्स होते हैं, एस्ट्रो नेविगेशन है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है और सीखनी पड़ती है। सी में भी देयर आर सर्टेन रूल्स कि अब रात में आप कैसे समझेंगे कि ये कोई जहाज़ है वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, तो आप उसका कोलिजन कैसे अवॉइड करेंगे। तो देयर आर सर्टेन लाइट सिस्टम जो शिप्स फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ बताओ ना। जैसे सामने आपसे के सामने से एक जहाज आ रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो जहाज आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, या उस जहाज की लेंथ कितनी है, या जहाज एंकर्ड है या ड्रेजिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। तो इसमें अलग अलग के लाइट सिस्टम्स होते हैं। जैसे जहाज के ऊपर एक लाइट होती है मेन मास्ट पे, 2 राइट पोर्ट स्टाबर्ड जैसे हम कहते हैं, राइट लेफ्ट को, राइट इज स्टाबर्ड लेफ्ट इज पोर्ट इन नॉटिकल टर्म्स। तो इस तरह से लाल लाइट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हरी लाइट है। तो अगर आपको ये 3 लाइट दिख रही है तो जहाज आपकी तरफ आ रहा है, अगर आपको 1 लाइट दिख रही है तो जहाज आपसे दूर जा रहा है। तो अगर जहाज 50 मीटर से लंबा है तो उसमें 2 लाइट हो गई टॉप एंड बॉटम में। तो इस तरह की बहुत सारा, इट्स वेरी एक्सटेंसिव स्टडी। तो इस तरह से कई रूल्स है दैट अगर कोलिजन है कहीं पे, जैसे आप कुछ कंट्रीज में जाते हैं तो कोहरा बहुत होता है समुद्र के ऊपर, तो आप साउंड से कैसे सिग्नल करेंगे। AIS जो आपके पोजीशन बताता है ऑन स्क्रीन, चार्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स होते हैं जिन पे ऑन स्क्रीन आपको पोजीशन बताएगा कि आपके और आपकी वेसिनिटी में कितने और जहाज हैं। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है आपको। डाइविंग, सर्वाइवल, कि अगर आप को कभी अपनी बोट को अबैंडन करना पड़ा तो आपके जो सर्वाइवल इक्विपमेंट है उसको आप कैसे, बोट 50 किलो की आपकी एक लाइफ राफ्ट होती है जिसको आपको निकाल के पानी में डालना होता है और फिर पानी में जंप करके उसमें बोर्ड होना होता है, जिसमें कुछ आपके सर्वाइवल के लिए खाना, फर्स्ट एड वगैरह होता है। तो वो ड्रिल क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली? लाइफ राफ्ट 6 लोगों के लिए होती है वो? नो, तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, 16 स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसमें आपकी जितनी क्रू है प्लस 10%, लाइक जैसे 6 हैं उसका प्लस 10%, तो 6 का 10% 0.6, तो मतलब एक एक्स्ट्रा 7 की कैपेसिटी वाली। तो आज वाज लाइक 10 कैपेसिटी, आवर लाइफ राफ्ट वाज 10 पीपल कैपेसिटी वाली। अच्छा, ओके।
सो ये रहता है। और इमरजेंसी के लिए क्या रहता है कुछ, अगर मतलब इमरजेंसी में देखिए, आप तो वैसे जिन वाटर्स में हम गए तो उसमें इमरजेंसी के लिए देर इज नो वन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। हम पॉइंट नीमो, एक पॉइंट जो हर लैंड से सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब किसी भी लैंड मास से सबसे दूर पॉइंट, हम उस पॉइंट के बहुत क्लोज बाय से गुजरे हैं। तो कोई भी सपोर्ट हो, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट उतने पास तक नहीं आ सकता आपने, बिकॉज आप हज़ारों नॉटिकल माइल, हज़ारों किलोमीटर दूर है वो आप लैंड से, तो कोई भी जहाज़ आप तक नहीं आ सकता, एयरक्राफ्ट। बट समुद्री जहाज़ आप तक पहुंचने में कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन लग जाएंगे आप तक पहुंचने। तो सर्वाइवल अपने पे ही बेस्ड है, इसलिए हमें मेडिकल थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का भी कोर्स करवाया गया था। एंड अदर देन दैट स्किल ही है आपकी जो आपको वहाँ पे सर्वाइव करे, बिकॉज जिन वाटर्स में हम गए थे वहाँ पे कोई शिपिंग ट्रैफिक भी नहीं होता। अच्छा, बिकॉज सर्कम नेविगेशन में देर आर सर्टेन रूल्स फॉर अ राउंड द वर्ल्ड ट्रिप को सर्कम नेविगेशन कहलाना है तो उसके कुछ रूल है। क्या रूल्स हैं? जैसे रूल है कि आपको एक जगह जहाँ से आप शुरू हैं वहीं पे आके आपको खत्म करना है। जैसे गोवा से आप निकले गोवा से आके घूम के गोवा ही आना है। ओके, और इक्वेटर क्रॉस करना है 2 बार। 2 बार। तो इक्वेटर तो 2 बार क्रॉस हो ही जाएगा आप अगर एक जगह से निकलोगे। फिर आपको 3 मेजर केप्स हैं। केप ल्यूविन ऑस्ट्रेलिया में है, और केप हॉर्न जो ड्रेक्स पैसेज में है, वो है साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट में है। Okay. तो इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ सेलर्स। ग्रेवयार्ड। या ग्रेवयार्ड, इट इज बिकॉज वहाँ पे बहुत अनचार्टेड वाटर और बहुत ही ज़्यादा, दैट इज अ लैंड वेरी क्लोज टू अंटार्कटिका। अच्छा। वी वर वेरी क्लोज टू अंटार्कटिका। एंड वहाँ पे ना विंड्स बहुत तेज चलती हैं और हरिकेन फोर्स विंड्स चलती हैं 120 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक, हाँ। तो वहाँ पे वेव हाइट 9-9 मीटर, 10-10, 12-12 मीटर वेव हाइट, इट्स अ नॉर्म। 2-3 मंजिला 3-4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर आप बिल्कुल टॉप ऑफ वेव में उड़ते हो, और ऐसे बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली फीलिंग होती है अच्छा। तब जाते, बट ओनली दैट इट्स नॉट सेफ एट ऑल। तो आपको उन वाटर्स में चार्ट करना पड़ता है। तो जनरली शिपिंग वाले जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं अनलेस जाएगा वहाँ वो पे। सारे सब स्ट्रेट्स वगैरह में से जाते हैं। तो सर्कम नेविगेशन का एक ये भी है कि आपको स्ट्रेट्स पैसेजेस से नहीं जाना, जो भी मैन मेड है उससे नहीं क्रॉस करना है। ऐसा क्यों है? मतलब लाइक बिकॉज यू आर एडवेंचरस करना है इसलिए? यस, इट इज अ सर्कम नेविगेशन। चीज को आपको डिफाइन करना है कि सर्कम नेविगेशन की है आपने, या आप राउंड द वर्ल्ड गए हैं। राउंड द वर्ल्ड इज यू कैन गो थ्रू पैसेजेस, जैसे पनामा कनाल है, वहां से जा सकते हैं। So round the world is a different thing? Yes, And circumnavigation is a very different thing. Yes. Okay. किसी की एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं ले सकते। चलिए इसको थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए वो कर दीजिए कि अराउंड द वर्ल्ड जाना एंड Circumnavigation में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सो अराउंड द वर्ल्ड कोई भी एक्सपेडिशन में जिसमें आपने दुनिया घूम ली है, अराउंड द वर्ल्ड है। सर्कम नेविगेशन में रूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रूल में है कि एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जितना है, लगभग 25,000 नॉटिकल माइल, 50,000 किलोमीटर, उतना डिस्टेंस आपको मिनिमम कवर करना ही है। ओके। और आपको इक्वेटर 2 बार क्रॉस करना है। कुछ लोग अगर सदर्न हेमिस्फेयर से शुरू करें और सदर्न हेमिस्फेयर में ही घूम के आ जाएं तो वो सर्कम नेविगेशन नहीं मानी जाती। सर्कम नेविगेशन 2 तरीके से हो सकती है, एक आप ईस्टवर्ड जा सकते हैं, एक आप वेस्टवर्ड जा सकते हैं। अच्छा। ईस्टवर्ड इज राइट वे, वेस्टवर्ड इज रॉन्ग वे। सर्कम नेविगेशन इज जस्ट अ नेम। एंड फिर आपको 3 ग्रेट केप्स क्रॉस करने हैं। ओके। उसके बाद आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। ओके। यू कैन नॉट आस्क फॉर फूड, वाटर और एनी रिपेयर्स व्हेन यू आर सेलिंग। तो आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेल करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा आ जाते हैं उस पॉइंट पे जब आप लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करी। INSV तारिणी के ऊपर जब आप पहली बार आए तो आपको लगा उस टाइम पे कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो? एक्चुअली हिस्ट्री लिख रहे, इतना आगे का तो नहीं सोचा था, बट एक सेंस आ गई थी कि बिकॉज वर्ल्ड की पहली यस एक्सपीडिशन थी किसी भी मिलिट्री के द्वारा जिसमें कि सब जो जितना भी क्रू था वो सारा फीमेल था, राइट? जी 6 क्रू मेंबर्स फीमेल। आज तक किसी ने नहीं किया। इतना आसान होता तो कोई और कर चुका होता, राइट? इतनी मिलिट्रीज हैं। हमारी मिलिट्री आई गेस नेवी जो है 5th नंबर की आती है ये जी पूरे दुनिया में, राइट? जी किसी ने आज तक ये नहीं किया था, आप लोग पहले बने। जी। तो उस टाइम पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से थी। इतना हमने, बट यू नो व्हेन यू ट्रेन फॉर, हम 3 साल तक ट्रेनिंग की थी इसी चीज़ के लिए। तो हमने एक चीज़ तो समझ ली थी कि अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम पूरी दुनिया
कवर करने जा रहे हैं तो ये डिफिकल्ट होगा। अच्छा, हम अपने सिर्फ नेक्स्ट हॉल्ट तक का ही सोचते थे, लेकिन इंडिया से निकले हैं तो ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं। फ्री मेंटल पहले। फ्री मेंटल फर्स्ट Okay. फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल हमारा फ्री मेंटल था। ओके, वो हमें 43 डेज लगे फ्री मेंटल तक पहुंचने में, जिसमें बीच में हमारा पानी खत्म हो गया हमारा। उसमें अलग से बात करेंगे। जी, पहले इस पे आ जाते हैं वापस कि आपको लगा था कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो? नहीं। सी हमने उतने आगे तक नहीं सोचा। अच्छा, चलो मैं इसको दूसरी तरफ से लेता हूँ कि जब आप पहुंच गए 254 डेज के बाद, तब ऐसा फील आया कि हमने कुछ तो बड़ा कर दिया है? एक्चुअली हमें सब यही सोचते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लिया तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आई होगी। बट ये हमने कई बार आपस में 6 क्रू थे, हमने आपस में भी डिस्कस किया कि वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो थी कहीं ना कहीं कि ऑफ कोर्स एक बड़ा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, बट हम एक एम था जिसके लिए हम हर रोज पिछले 4 साल से इकट्ठे सुबह उठ के काम करते थे, एंड एक एम था जिसके लिए वी वर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। Right. फिर एकदम जब ये फिनिश हो गया तो एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस भी थी कि अब अब next क्या क्या? करेंगे। अच्छा। ये अचीव हो गया तो और क्या। एंड टू बी ऑनेस्ट द पॉइंट जब हम वहाँ अलॉन्ग साइड आ रहे थे आईएनएस मांडवी की जेटी में गोवा में, तो ये सेंस ऑफ कि अब क्या इसके बाद वाज वे टू प्रोमिनेंट। सो ओके, somebody has said it very rightly कि सफर में ही मजा है। या जो मजा सफर में है वो मंजिल मंजिल पहुंच जाने में नहीं। नहीं है। ठीक है, चलिए आपके फर्स्ट उसकी लेग की बात कर लेते हैं। आप लोग गोवा से निकले, गोवा से आप निकले पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्री मेंटल में। जी स्पीच जैसा कि न्यूज़ में हमने देखा था कि आपका जो है आरओ का जो सप्लाई था वो खराब हो गया था, पानी का जी। सप्लाई वाज वेरी लिमिटेड। जी क्या सिचुएशन थी? हमारी बोट की कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी काफी लिमिटेड थी Okay. क्योंकि बहुत छोटी बोट है। हम्म, लिविंग स्पेस इज ओनली 12 मीटर बाय 5 मीटर का है, अच्छा। जिसमें 6 लोग रहते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, नेविगेशन का सारा इक्विपमेंट उसमें है और थोड़ी सी स्टोरेज भी उसी में। आपकी जो बोट थी उसका साइज था 55 55 फीट। फीट, ये 55 फीट। Okay. जो लिविंग स्पेस बचता है वो काफी कम बचता है, तो उस लिविंग स्पेस में आपको स्टोरेज अगेन बिकम्स एन इशू। इसीलिए हमें हॉल्ट भी लेने पड़े बिकॉज हम उतना राशन ही स्टोर नहीं कर पा रहे थे 6 लोगों के लिए इस वॉयज में। तो हमारा फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल था फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में। तो वाटर जैसे हम जो राशन करते हैं वाटर वो होता है जैसे 1.5 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से हम इट इन्वॉल्व्स आपका नहाना पीना खाना खाना बनाना एवरीथिंग। नहा पाए आप लोग? that is also Different thing. वो I will add into the story that I'm Okay. going to tell you. Okay. So इसके अलावा हमारे पास एक आरओ प्लांट होता है जो जनरली सी वाटर को कन्वर्ट करके फ्रेश वाटर तो नहीं बनाता बट डिसैलिनेट कर देता है। तो पीने लायक बना देता है। पीने लायक नहीं होता वो पानी, बट आप कर सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक चीज में यूज कर सकते हैं। Okay. खाना नहीं बन सकता उससे, हमने Oh. पिया है ओह, बट जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप करते हैं ये सब चीज़ें, बट पर्सनल यूज़ के लिए नहीं हो सकता वो। यू मे टेक अ बाथ विद दैट ओकेजनली बिकॉज उसको रन करने के लिए भी फ्यूल चाहिए, तो आपकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। नहीं। तो हम जब जा रहे थे ऐसे तो हमारा इनिशियली तो हम वो 1.5 लीटर वाला पानी यूज़ कर रहे थे। तो जब वो स्टॉक हमारा थोड़ा कम होने लगा तो वी स्विच टू आरओ कि हम अब आरओ यूज़ करेंगे। और जनरली नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना कि हवाएं इतनी तेज़ नहीं चलती, तो आपको कई दिन हम इक्वेटर के पास खासकर 3-3, 4-4 दिन आप एक ही जगह पे हो, आपने 10 नॉटिकल माइल कवर किया होगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं 10 नॉटिकल माइल मतलब 18 किलोमीटर, 3 दिन में 18 किलोमीटर ही चले हो। अच्छा। और आप सेल के अलावा इंजन चला नहीं सकते हो। दो हमारी बोट में इंजन भी बहुत ही छोटा सा था, वो उसका कोई यूज भी नहीं था। इंजन नहीं चला सकते हो? नहीं चला सकते, ये सर्कम नेविगेशन का अनदर रूल है कि आप सिर्फ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पावर पे ही आप चलोगे। इमरजेंसी में गया चला लिया तो फिर मतलब तो सर्कम नेविगेशन इज ओवर इफ you will not be a circumnavigator किसी को कैसे पता चलेगा कि इंजन चला है? आप लाइक फ्यूल सर्कम नेविगेशन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, किसी को क्या प्रूव करना है। कि कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पता नहीं, बट सी पीपल हु गो फॉर एन एडवेंचर एक्टिविटी, मैं जैसी जॉब कर रही थी, आई वाज डूइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जॉब सिटिंग इन एसी कैबिन। इट वाज अ कंफर्टेबल जॉब, दो डिफिकल्ट बट कंफर्टेबल जॉब। मैंने ऑप्ट किया एक एडवेंचर करने के लिए, अब मैं उसमें ही बेईमानी कर लूँ तो फिर करना ही क्यों है। So it doesn't make sense to do that. Right. If you are doing something, might as well do it right. मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम सर्कम नेविगेशन करने जाओ। मेरी जो पे पहले आ रही थी, जो जॉब प्रोफाइल थी, वो मैं कर सकती थी कंटिन्यू। Okay. Everybody was a volunteer and that's why everybody wanted to do it the right way. अच्छा। तो 3 दिन हम एक जगह बैठे रहते और हम 3 साल से यही कर रहे थे, यही ट्रेनिंग होती थी। हम
25,000 नॉटिकल माइल सेल करने के लिए 50,000 किलोमीटर के बराबर जो होता है, हम ऑलरेडी कोई 1 लाख किलोमीटर सेल कर चुके थे विद इन इंडियन ओशन। हम हर पूरा साल हम सेल ही करते रहते थे। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग उस तरह से थी, तो हमें आदत थी ये एक जगह 3 दिन बैठना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिना एसी, शिप में कोई एसी नहीं होता, कोई पंखा नहीं होता। तो इक्वेटर में गर्मी भी बहुत होती है, इट इज़ लाइक 40+ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, और बारिश भी ओकेजनली होती है। तो वैसे में हम बैठे रहते थे, बट दैट्स अ टेस्ट ऑफ सर्कमनेविगेशन। दैट वाज वन चैलेंज हमारे लिए। तो इस तरह से ना, मतलब बिकॉज तो आरओ आपका खराब हो गया? आरओ खराब हो गया। ऑफ कोर्स हम ट्रेंड थे सब चीज़ें ठीक करने के लिए, और हमारे पास स्पेयर्स काफ़ी थे, बट मिल नहीं रहा था, हमें डिफेक्ट नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करते थे कि जहाँ पे जैसे स्कॉल्स आते हैं इक्वेटर में, स्कॉल्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ रेन्स, ओके। तूफान के छोटे छोटे पैचेस आते हैं, तो आप जाके उसमें बारिश होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा। तो सेल को डाउन करके हम वहाँ पे सेल में पानी भरेंगे, हाँ। फिर उसमें हम बाल्टी भर के या जो भी आपका वो होगा, यू टेक बाथ with that water only, you use that water for drinking because it's rain water, it's the purest form of water, middle of ocean, जहाँ पे कोई humanity nothing is there, तो आप कोई human trace नहीं है, तो that water is purest, तो आप उसको पीने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम तक एक्चुअली वही यूज़ किया। फिर one fine day we found the fault in RO, तब तक हमारा पानी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। फिर उसके बाद जस्ट बिफोर एंटरिंग फ्रीमैंटल एक कोल्ड फ्रंट्स आते हैं, तूफान, अच्छा। जिनमें बहुत पहले बहुत ठंडी हवाएं आती है और इट फ्रीजेज यू। Oh. अगर आप किसी भी मेटल पार्ट को टच करेंगे तो Frostbite? फ्रॉस्ट वाइट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Okay. फ्रॉस्ट वाइट आपको कंटिन्यूसली ठंड के एक्सपोजर से, एक्सट्रीम ठंड के एक्सपोजर से इंजरीज हो जाती हैं, उनको कहते हैं। बट कोल्ड फ्रंट्स आर तूफान होते हैं, जो एक तूफान आएगा उससे पहले बिल्कुल ठंडी हवाएं होंगी और सब फ्रीज हो जाएगा। काफ़ी मतलब लो टेम्परेचर्स पे आ जाती है चीज़ें। योर होल जो भी मेटल पार्ट होगा आपकी शिप का, वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। एंड इफ इट इज एक्सटेंसिव, इट कैन कॉज फ्रॉस्ट बाइट्स ऑल्सो, अच्छा। और इंजरीज, कोल्ड इंजरीज टू योर लिम्स। और खाने का क्या करते थे आप उस टाइम? तो फूड वेदर के हिसाब से होता है फूड। ओके। सिंस बोट में कोई रेफ्रिजरेशन नहीं है, तो आप फ्रेश फ्रूट तो रख ही नहीं सकते हो। तो बेसिक दाल चावल, कई दिन ऐसे तूफान ज़्यादा इंटेंस होगा तो आप कोई इजी चीज़ें जैसे मैगी है, इस तरह की चीज़ें आप रखते हो जो जिनको थोड़ा सा हीट अप किया और खा लिया। बट कुछ दिन होते हैं जिस दिन आपके पास इतना भी स्कोप नहीं है कि आप चीज़ें हीट अप कर सको और खा सको, तो MREs आते हैं, मील्स रेडी टू ईट। Okay. तो उनको जस्ट पोर ईट, तो इट इज़ ग्रेडेड बेस्ड ऑन आप क्या खाना चाहते हो। बट हम में से इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो हम में से कुछ वन ऑफ आवर क्रूमेट्स वाज फ्रॉम मणिपुर एंड वन वाज फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो दे बोथ वर वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश बेसिकली। तो आप मिडल ऑफ सी है और आपको फिश खाने को नहीं मिल रहा है, तो यू नो दे वुड पुट बेट डाल के रखेंगे कि कुछ तो आएगा, बट वो चलती हुई बोट के फ्लो से तो कुछ पकड़ा नहीं जाता। बट वन फाइन डे जस्ट बिफोर एंटरिंग फ्रीमैंटल, वहाँ पे ना स्क्विड्स बहुत होते हैं। एक दिन सुबह बहुत सारे, रात में कुछ हुआ होगा, कुछ वेव्स क्रैश हुई होंगी बोट के ऊपर, तो बहुत सारे स्क्विड्स डेक पे सुबह गिरे। तो एक रूटीन होती है, मॉर्निंग आप जाते हो आगे डेक पे, सब चेक करते हो कि हर सेल इंटैक्ट है, हर नट बोल्ट चेक करते हो। तो वो करने गया, तो वो दैट ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर, शी गॉट वेरी एक्साइटेड, शी केम रनिंग टू द कॉकपिट, और वहाँ से ना वो एक बोल उठा के गई। क्या करने जा रही हो? तो शी इज लाइक कि मैम आज बहुत सारा स्क्विड गिरा है। मैं so I was so surprised also. She picked up, she went, it's like going to a kitchen garden and picking up vegetables, सब्जियाँ उठा के she got a lot of squids and that day she was very happy कि हाँ आज तो अच्छा सी फूड मिल गया हमें, पार्टी है। अच्छा। आपकी डेली रूटीन क्या रहती थी उसमें? सिंस बोट 24/7 चलती थी, तो आपको मैन करनी होती थी बोट। बेसिकली देयर इज अ एरिया कॉकपिट वी यूज टू कॉल, उसमें नेविगेशन का जितना आपका है, कम्युनिकेशन का जितना है, जैसे बाकी आसपास कोई शिप्स हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स बहुत होते हैं, बिकॉज बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलर होते हैं और वो रैंडमली चलते हैं, तो उनका और उनके पीछे काफ़ी बड़े नेट्स, फिशिंग नेट्स होते हैं, जिनसे आपको काफ़ी सेफ रहना पड़ता है, बिकॉज आपकी बोट का कोलिजन का काफ़ी इशू रहता है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन मैन करना होता है, नेविगेशन देखना होता है कि आप सही कोर्स पे जा रहे हो। फिर उसके अदर देन सेल बोट में क्या होता है कि आपको विंड के अकॉर्डिंगली आपकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। डायरेक्शन आप एक रूट डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर आप सीधा नहीं जा सकते। जहाँ जिस तरफ से हवा आ रही है, तो आपकी विंड को एडजस्ट करके जो बेस्ट पॉसिबल होगा, तो उस तरह से आप
हेड करेंगे. Okay. वी डिडंट गो डायगोनली टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया से. हम पहले डायरेक्ट साउथ हेड किए, फिर उसके बाद हम देन वी हेडेड टुवर्ड्स ईस्ट. Okay. इस तरह का पूरा नेविगेशन करना. फिर स्टीयरेज जो है वो पीछे कॉकपिट में होती है. तो उसके लिए क्या होता है कि सिंस वी वर 6, तो वी हैड लग्जरी कि हम 2-2 लोगों को एक वॉच में डाल के 4 घंटे के लिए 2 लोग, फिर नेक्स्ट 4 आवर्स नेक्स्ट 2 पीपल, नेक्स्ट 4 आवर्स नेक्स्ट 2 पीपल, फिर रात में भी वैसे सिमिलर फैशन में डिवाइड कर. अच्छा, तो लाइक ओवरऑल बस आपको ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डीजी है, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट्स विद इन द बोट है, तो उसकी मेंटेनेंस, जो कम्युनिकेशन विद द बेसिस, जो हमारा वॉर रूम होता है, उनको इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन देना, अपनी पोजीशन रिपोर्ट्स बनाना. एंड अदर देन दैट द बेसिक चोर्स ऑफ द डे, जो जिसको हम सोचते हैं कि कोई काम ही नहीं है, बेसिकली खाना भी बनना है, ऑल 3 मील्स जो बनने हैं. उसके बाद आपका जो कम्युनल ड्यूटीज़ हैं, बिकॉज आप एक बहुत छोटे एरिया में रह रहे हो, 12 मीटर बाय 5 मीटर में 6 लोग रह रहे हैं, तो मेंटेन भी करना पड़ेगा उस एरिया को. वो पार्ट वाज आल्सो डिवाइडेड सेम वे. लाइक ड्यूटीज होती थी कि आज ब्रेकफास्ट इसका है, लंच इसका है, डिनर इसका है, बर्तन ये है वो है. सो दिस एवरीथिंग वाज डिवाइडेड. तो नहाने को पानी मिल जाता था कि नहीं? ओकेजनली, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक बारिश होगी तो देन वी विल टेक बाथ. एंड कभी हमको लगता है कि अब पहुंचने वाले हैं और सिविलाइजेशन के पास पहुंचने वाले हैं एंड हमारे पास फ्यूल बचा है, तो हम आरओ उतना चला सकते हैं कि हम नहा लें. और इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू कि हम जैसे कपड़े धोने होते थे, तो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का ऑप्शन नहीं था, पानी भी नहीं था, तो वॉशिंग मशीन तो सेकेंडरी है. तो हम कपड़ों को, जो भी गंदे कपड़े होते हैं, उनको बांध के, रस्सी से बांध के, विल टॉस देम पीछे बोट के पीछे. अच्छा. तो उनको वो थोड़ा सा पानी और डिटर्जेंट में भिगो के पीछे, पानी के पीछे, एंड इट विल कीप मूविंग. बोट जैसे आगे आगे जा रही है, बोट के फ्लो से पीछे से कपड़े आ रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट वॉशिंग मशीन के जैसे धुल के निकल जाते हैं. अच्छा. सो दैट वाज वन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो वो एक बड़ा अच्छा तरीका हमने निकाल लिया था. वही जुगाड़, ग्रेट इंडियन जुगाड़. ये पहले से किसी ने बता रखा था? नहीं, ये हमने करते करते हमने जुगाड़ कर लिया. कपड़े ऐसे धोने हैं जी. सर्कम नेविगेशन में. ओके. सर्कम नेविगेशन के टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे रहता था आपका? सैटेलाइट के थ्रू रहता था बेस के साथ, या कैसे? कम्युनिकेशन का बेसिकली हमारे पास एक फ्लीट ब्रॉडबैंड होता है. इट्स अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. जो भी आप रीजन है उसके हिसाब से सैटेलाइट सिलेक्ट करने होते हैं, और आपका इंटरनेट इज आल्सो अवेलेबल टू यू, एंड वॉइस कॉलिंग इज आल्सो अवेलेबल. अच्छा, तो आप कनेक्टेड रहते हो? या फैमिली के साथ बात हो पाती थी? सिंस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत ही छोटा सा हमें एक ड्यूरेशन मिलता था, few minutes का, जिसमें we can call somebody. Basically इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग या कुछ कर सकते थे. सैटेलाइट कॉल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत महंगा होता है. उस टाइम पे काफी महंगा था. अब तो स्टारलिंक एंड ऑल इट हैज बिकम चीपर. मिल गई आई गेस अभी. अच्छा, हाँ, उस टाइम वहाँ पे स्टारलिंक ऑलरेडी था? नो, हमारा फ्लीट ब्रॉडबैंड था, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. ओके. सो ऑस्ट्रेलिया के बाद आप गए साउथ? न्यूजीलैंड. ओके. एंड न्यूजीलैंड के बाद हम गए फॉकलैंड आइलैंड. सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था? हर लेग का और हर दिन का एक अलग चैलेंज था. बट जब हम साउथ पैसिफिक क्रॉस कर रहे थे, एक तो ये लॉन्गेस्ट लेग था, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस वाटर आई वुड से. एक तो मरीन लाइफ बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़े बड़े, इट्स नॉट जस्ट कि तूफान आएगा, बट वेल्स, ओकरास, ये बहुत फैसिनेट हो जाती हैं बोट से, तो ये बहुत पास आती हैं. अच्छा. तो जैसे कि हम न्यूजीलैंड से निकले, तो न्यूजीलैंड से जस्ट बाद में देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड चैथम आइलैंड. तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा स्कूल ऑफ वेल्स मिला, 5 वेल्स एक साथ. तो उस जगह पे इट बिकम्स डाइसी कि कोई आ जाए और दे पुश द बोट, दे कैन कॉज डैमेज टू द बोट, क्योंकि काफ़ी बड़े मैमल्स हैं ये. तो ये सब चीज़ें एक चैलेंज था. देन जब हम क्रॉस करने वाले थे पूरा साउथ पैसिफिक और ड्रेक्स पैसेज, जो कि पॉपुलरली नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ सेलर्स, तो उसमें जब क्रॉस करने वाले थे, तो हम एक हरिकेन फोर्स का एक साइक्लोन सा चल रहा था, तो उसको मॉनिटर कर रहे थे. हमें पता था कि ये आएगा, हमको इसको फेस करना ही पड़ेगा. बट हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी इतने बड़े साइक्लोन नहीं आते हैं, तो हमने कभी इंटेंसिटी हमने इमेजिन भी नहीं कर सकते. और आज आफ्टर बीइंग इन दैट, हैविंग फेस्ड दैट एंड डेल्ट विद इट,
मैं आज भी उसको रिक्रिएट नहीं कर पा सकती अपनी इमेजिनेशन में। तो क्या हुआ कि अबाउट इवनिंग 4 o'clock वो हमें हिट किया वो साइक्लोन। ऑल ऑफ अ सडन विंड्स रोज लाइक 120 किलोमीटर पर आवर, 140। हरिकेन फोर्स इतना ही होता है यूजुअली, हाँ, 100 ये प्लस। इट्स अ डिफाइंड स्केल जिसमें आप किसी चीज को हरिकन फोर्स बोलते हो, तो उस पे आया। तो ऑन वेव्स ऑल ऑफ अ सडन लाइक 9 मीटर, 10 मीटर, आप इतना टॉप ऑफ उसमें। तो ये चीज हमारे मेंटर ने हमें सो आप कह रहे हो कि आपका जो वोट था वो 9-10 9-10 की मीटर हाइट पे ऊपर, एकदम ऊपर चला हाइट गया। पे, एंड यू आर टोटली वर्टिकल एंड यू कैन सी नीचे कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कार्टून मूवी का रिक्रिएशन। हाँ। एंड उसमें क्या है ना कि आपके सारे सेल्स डाउन है, बिकॉज आप सेल तो कर ही नहीं सकते उसमें। तो उसमें हमारे मेंटर ने, बिकॉज ही हैज ऑल्सो फेस द सेम थिंग, तो उन्होंने हमें बताया था दैट आपको वो वेव को आपको अपने बीम में नहीं आना। बीम मतलब द साइड ऑफ द बोट। Okay. वो उसको हमेशा वेव को ट्राई एंड एज मच एज पॉसिबल उसको अपने पीछे रखना है। पर हमारे लिए सबसे अनलकी बात ये हुई कि आप देख पाओगे वो वेव को, तब तो आप उसको पीछे रख पाओगे। Right. साइक्लोन शुरू हुआ समवेयर अराउंड 4:30, ऑलरेडी शाम होने वाली है। तो पहले तो कुछ टाइम तक तो हमको उसको डील करना है, बिकॉज 2 लोग लग रहे थे स्टेयर करने के लिए। रडर इतनी फोर्स है उसको, तो आप स्टेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जस्ट टू मेंटेन। तो इनिशियली मैं कर रही थी और मेरे साथ एक मेरी कोर्समेट थी, वन ऑफ द ऑफिसर्स, तो हम 2 कर रहे थे। फिर विद एन आवर ऑफ दैट वी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट क्रू, बिकॉज 1 घंटे से ज़्यादा स्टेयरेज हो ही नहीं पा रहा था, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज टेकिंग all of your might to do it. After an hour, we switched over. The next crew came. So the moment I was explaining, I was just standing there, and you will see there are few videos also of this particular instance कि अंदर क्या हो रहा था। भेजना अगर वीडियोस होंगे तो। जी, मैं भेज दूंगी आपको। तो ऑल ऑफ अस, जैसे मैंने उनको हैंड ओवर किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि वेव इस तरह से आ रही है, तो आप इस तरह से नेविगेट करके कुछ मतलब सम वट एवर आई हैव लर्नड इन दैट 1 hour, तो मैं उनको थोड़ा सा टेक्टिक बता रही थी। वो एक्सप्लेन करते करते आई जस्ट सैट ऑन इन द कॉकपिट कि मैं यहाँ से थोड़ी देर मॉनिटर कर लेती हूँ कि अगर इनको कोई हेल्प चाहिए होगी। ऑल ऑफ अ सडन वो स्टेयरिंग का जो स्टेयरेज था वो बिल्कुल इट मूव्ड, एंड द बोट जो थी वो वेव के बिल्कुल इस साइड में आ गई, और एक बड़ी सी वेव आके अंदर क्रैश हो गई। ओह। जो भी अंदर था, जो अंदर लिविंग स्पेस में था, वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल उड़ते हुए, Right बिल्कुल फ्लाइंग दूसरे बल्क हेड पे, जो दीवार होती है बोट की उसको बल्क हेड बोलते हैं, उस पे जाके उनका हेड, दो लोगों का बिल्कुल ऑल जो भी इस तरफ था सब ड्रॉर्स खुल गए। जो भी सामान हमने इस तरफ सिक्योर किया था वो सब सामान गिर गया इस तरफ को। एंड one of my junior who was in the next this shift, who was supposed to be steering the boat, वो बहते हुए मेरे पैर के पास थी। तो और मैं लकीली बिकॉज आई वाज इन द मिडल ऑफ द कॉकपिट, मोस्ट सेफेस्ट पार्ट, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। मैंने पीछे देखा तो वो स्टेयरिंग में लाइक जहाँ 2 लोग होने चाहिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। द स्किपर, शी वाज नोवेयर टू बी सीन, वर्तिका जोशी। वर्तिका जोशी। एंड आई कुड सी कि देयर इज अनदर वेव दैट इज, मतलब वो बनती है तो दिखती है ना, वहां से उठती हुई आ रही है। तो आई वाज लुकिंग एट दैट, एंड उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि बस अब जैसे कैसे अब स्टेयरिंग तक पहुंचूं, एंड ऐसे चल, दोनों हाथ पैर लगा के चलते चलते आई समहाउ रीच्ड द स्टेयरिंग दिस थिंग। एंड उस वक्त मुझे ये नहीं था कि वर्तिका कहाँ है, मुझे उस वक्त था कि एटलीस्ट बोट उसमें आ जाए। तो मैंने पूरा उसको घुमाया, बट द बोट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो फिर मैंने ना उसको बिल्कुल ऐसे करके आर्म से लॉक कर लिया। उसके बाद आई क्लोज्ड माय आईज कि ओके व्हाटएवर मे हैपन द बोट विल कैप्साइज, सो इट्स ऑल राइट, आई शुड बी एटलीस्ट हैंगिंग टू द बोट, क्योंकि थोड़ी बोट की एक स्टेबिलिटी होती है कि कैप्साइज भी हो जाए, उल्टी भी हो जाए, तो आफ्टर अ व्हाइल इट विल रिट्रैक्ट, तो ये सीधी हो जाएगी। तो मैं आई वाज sure that boat will capsize now. I closed my eyes and I was holding on to that. But luckily जैसे वो wave आई और हम उठे तो वो the boat turned. Okay. That was the moment I think I saw God, and that was the most high point of my life, I can say, कि मतलब उससे ज़्यादा difficult मैंने कुछ नहीं देखा। उस टाइम पे किसकी याद आ रही थी? कुछ दिमाग में चल किसी रहा की था? भी नहीं याद आ रही थी, उसको लगता बस बोट उड़ जाए, बच जाए। Yeah.
ओके, वर्तिका जोशी कहाँ थे उस टाइम, कुछ सो बात लकीली तो क्या होता है जब आप सेलिंग करते हो और ऐसे वाटर्स में होता है ना, तो यू आर मैंडेटरी होता है कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उसमें आप लैच इन करके रखते हैं, तो वी यूज टू वेयर अ हार्नेस। उस हार्नेस के आगे एक कैरेबिना टाइप का होता है जिसको आपको लैच इन करके रखना होता है। सो शी वाज हैंगिंग विद हेल्प ऑफ दैट, बिकॉज आपकी आर्म फोर्स उतनी नहीं होती कि आप उस अमाउंट ऑफ वाटर, टन्स ऑफ वाटर विल फॉल ऑन यू, तो आप नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। और वो बोट कितने टाइम बाद मुड़ा? जैसे ही वो वेव आने लगा तो ऑलमोस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इट डिड हैपन, बट वो फ्यू सेकेंड इट फील्स लाइक एजेस, लाइक नहीं मुड़ रही है यार, नहीं मुड़ रही है, नहीं मुड़ रही है, एंड यू आर होपिंग लाइक हेल कि ये कुछ तो हो जाएगी। एक सेकंड उस टाइम पे मतलब एक घंटे के बराबर लगा होगा ना। ना। इस जर्नी में कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस हुए हो? ये बहुत सारे, मतलब इन अनटच्ड वाटर में जब आप जाते हो तो आप बेस्ट ऑफ नेचर देखते हो। क्या क्या देखा? बहुत सारी फिशेस, शार्क्स, डेड वेल्स, स्पर्म वेल्स, ओक्रास, 2-2 किलोमीटर तक डॉल्फिन्स ही डॉल्फिन्स, बहुत सारे स्क्विड्स, फ्लाइंग फिशेस, एंड अदर देन दैट नेचुरल फिनोमेनास लाइक अरोरा ऑस्ट्रेलिस, लाइक जो सदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो वो थ्रू आउट द नाइट आपको दिखेंगी, ग्रीन स्काइज, और बायोल्यूमिनेसेंस बहुत कॉमन है। एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है पानी में जिसमें जो फोटो वो होता है, सेंसिटिव होता है, जैसे लाइट एमिट करता है, वो टच करोगे आप उसको तो उससे लाइट एमिट होती है। बोट आगे बढ़ती है तो उसके वेग में पीछे से एक ट्रेल बनती है ऐसे चमकती हुई, सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट टू सी। और जैसे कि हम ज़्यादा साउथ की तरफ जा रहे थे, लाइक 59 डिग्री साउथ, सदर्न हेमिस्फेयर में 59 तक हम गए, 59 डिग्रीज तक, तो वहाँ पे दिन और रात का ड्यूरेशन बहुत चेंज हो जाता है, तो आपको 11 बजे रात में भी द सन इज देयर। और इंटरनेशनल डेट लाइन भी होती है ना? हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन आपने क्रॉस करी थी जी, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जब आपने क्रॉस करी तो कैसा लगा आपको? फिजिकली नथिंग चेंजेस, मतलब आपके लिए फिजिकली आप, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। अगर आप 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को 11 बजे आप एक पॉइंट पे हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने के बाद 10 मिनट बाद अगर आप टाइम देखोगे तो 11:10 ही होंगे, बट 10 तारीख होगी। समंदर काटने को आता है, ऐसा लगा कभी? डेफिनेटली, आई मीन ऑल काइंड ऑफ इमोशन। ये सर्कम नेविगेशन फिजिकल एंड्योरेंस का जितना टेस्ट है उतना ही मेंटल कैपेबिलिटी का भी है, बिकॉज आप फौज में बहुत हायरार्की है, डिसिप्लिन है, सब है, बट जब आप ऐसी कंडीशंस में हैं विच आर इनह्यूमन, आई वुड से, किसी को सरवाइव करने के लिए बहुत डिफिकल्टी है, तो आपका एक्चुअल ट्रू टेस्ट ऑफ योर सेल्फ होता है कि इंसान कितना टफ है। लोनलीनेस, देयर वर पीरियड्स वेयर देयर वर डिसएग्रीमेंट्स। स्टीरियोटाइप ये भी है ना कि अब सब हाँ फीमेल सकते हैं या, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मेल्स के साथ भी सेल किया है। आई वाज द ओनली फीमेल क्रू इन वन ऑफ द सेलिंग्स एंड देयर वर मेल एंड दे आल्सो हैड द सिमिलर काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, बट इट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। सी, अगर वी ऑल नो कि हम सबको एक गोल मिला है जो हमें अचीव करना है, दुनिया अब देख रही है कि आप क्या अचीव करने निकले हो, और फॉर आपने मेहनत की है, 3-4 साल आप ये इसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो सब गोल सबका एक है। जब गोल सबका एक है तो सोच थोड़ी अलग हो सकती है, बट आपका अल्टीमेट डिसीजन उस चीज़ की वेलबींग के लिए होगा, उसकी फुलफिलमेंट के लिए होगा कि गोल अचीव हो जाए। इंडिविजुअल कुछ नहीं था, वो टीम का ही एफर्ट था। इफ आई कैन आस्क, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कैसे आप लोगों ने हैंडल किया? बिकॉज ऑल 6 वुमेन क्रू, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ चैलेंजेस आए, या फिर आदत पड़ गई? ये आदत थी, मतलब फिजिकली किसी को भी इतनी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी थी नहीं, मतलब द क्रू वाज एबल टू डील विद इट, बट देन इफ किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो भी जाती, बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग, समटाइम यू डू नॉट फील, यू फील लेथार्जिक, समटाइम योर बॉडी डज नॉट अलाउ यू टू डू डिफरेंट इमोशंस, एनीथिंग, वी ऑल गो थ्रू इट बीइंग फीमेल्स। So we knew कि ऐसा होता है, and it was acceptable. It was not hard and fast कि अभी 4 घंटे तुम्हारी ही ड्यूटी है तो तुम ही ड्यूटी करोगी, अब कोई और नहीं है तुम्हें रिप्लेस करने, ऐसा नहीं था। It was a very much team and family bonding kind of a situation. ऐसा, though there was a seniority level difference in the entire crew, 6 अलग-अलग courses से थे,
बट एक ह्यूमैनिटेरियन, यही मिलिट्री लीडरशिप इज वेरी डिफरेंट, आपको एक पर्सनल टच चाहिए ही चाहिए. So that kind of involvement was always there. Like if somebody needs a break, irrespective आपकी physical requirement, menstrual cycle or not, irrespective of that. सबसे मेन क्वेश्चन पूछना भूल गया. INSV तारिणी का नाम जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि तारा तारिणी एक टेम्पल है उड़ीसा में जो कि आदिशक्ति के नाम पर है और आदिशक्ति का ही आई थिंक वहाँ पे वास भी है, तो उसके नाम पर तारिणी नाम पड़ा. ये नाम सजेस्ट किसने किया? So I was the one जिसने ये नाम तारिणी सजेस्ट किया. अच्छा. और मोस्ट ग्रेसियसली हमारे नेवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये नाम काफ़ी एप्ट है. एक्चुअली हम नाम ढूंढ ही रहे थे. इस सेम क्लास ऑफ बोट जिसमें पहली 2 सर्कम नेविगेशन हुई थी, उस बोट का नाम था INSV महदई. महादेव. तो महदई इज अ रिवर इन गोवा और उसी रिवर के बैंक्स में देयर इज अ गॉडेस. ओके. समुद्र में जाते हैं मछुआरे या कोई भी सीफेयरर्स हैं, उनकी देवी है वो. अच्छा. तो मैं जब रिसर्च कर रही थी कि कुछ महादई से रिलेटेड नाम मिले, तो मुझे एक रिसर्च पेपर पे मुझे मिला ऑनलाइन. तो वो एक डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिस्ट्री की गोवा यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर प्रतिमा कामत. ओके. तो उनका था, उनमें उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया था 2 डेटीज के बीच में, महादई और तारा तारिणी, जो कि उड़ीसा में है, गंजम में. ओके. तो वे दोनों सीफेयरर्स जो भी लोग होते हैं उनकी डेटीज हैं. ओके. मुझे काफ़ी एप्ट लगा ये नाम, तो मैंने ये सजेस्ट किया अपने सीनियर्स को कि ये हम रख सकते हैं. अच्छा, तो आप ही ने सजेस्ट किया था जी, बेसिकली जी, और मैंने. एक्सेप्ट भी हो गया मैं फिर. जी, एक्सेप्ट हो गया. एक आपकी एक्सपीडिशन में एक बात और पे ध्यान में आई मेरे, आपका स्टीयरिंग भी खराब हो गया था. जी. वो कैसे, क्या हुआ था? तो जो हमारा स्टेयरेज, 2 रिडंडेंसी हर चीज़ की होती है बोट पे कि एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा राइट. काम करेगा. तो हमारा जो रडर होता है जिससे डायरेक्शन, आप स्टेयरिंग से डायरेक्शन देते हैं, तो स्टेयरिंग से रडर एक पार्ट होता है बोट का, वो मूव होता है. Okay. जिससे आपकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो वो क्योंकि हम इतने वर्स्ट वेदर से गए थे, तो वो रडर जो है वो फिक्स किसी बोल्ट या नट से फिक्स नहीं होता है, वो अपनी बॉयंसी से, बेसिकली वो हॉलो होता है, तो उसके अपने ही वेट से, बॉयंसी से वो पानी में फ्लोट करता है, बोट में फिक्स्ड होता है उसी से. अच्छा. कई टाइम ऐसा आता है कि आप हवा में हो, दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो वो स्लिप होता रहता है. तो लिटिल वो मूव होता रहा, तो उससे हमारे जो स्टीयरिंग व्हील के 2 आर्म्स होते हैं जो रडर से कनेक्ट होते हैं फॉर डायरेक्शन, उसको मूव करने के लिए, तो वो दोनों ब्रेक हो गई. स्टैंड बाय की भी बिकॉज अटैच थी, दोनों ही ब्रेक हो गई. अच्छा. तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा रडर जैसे ही स्लिप हुआ, हाँ. बट वो लकीली पूरा स्लिप नहीं हुआ और हमने पकड़ लिया उसको. मतलब इट इज अ वेरी फाइन थिंग दैट इट वुड हैव, मतलब कि हम लूज कर सकते थे हमने रडर को, बट लकीली जैसे ही वो थर्ड की आवाज़ हुई तो हमने रियलाइज़ कर लिया कि हमारा रडर स्लिप हुआ है. काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आई बिकॉज आपके 2 वेरी स्ट्रॉन्ग इसके स्टील के पार्ट्स थे जो टूटे थे. फिर हमने उसको रिकवर किया, फिर उसको कुछ बांधा, बट अब हमारे पास रडर तो था, बट स्टीयरिंग व्हील से उसका कोई कनेक्शन नहीं था. 2 जो हमारे अलग अलग आर्म्स थे स्टीयरिंग व्हील के, उनके जो वर्किंग पार्ट थे उनको निकाल के एक आर्म को वी कुड मेक इट वर्किंग. जुगाड़ किया आपने? जुगाड़ किया, बिल्कुल. Okay. आपने भी रिटायरमेंट ले लिया. जी. क्या रीजन रहा? रीजन बेसिकली पर्सनली थे. आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर नाउ एंड माय फैमिली कंडीशंस आर नॉट लाइक कि मेरे इन लॉज मुझे आके हमारे साथ रह सकें या मेरी मदर मेरे साथ आके रह सकें. सो दे हैव फैमिली रिक्वायरमेंट्स एंड द जॉब दैट आई एम इन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, इट्स अ 24/7 जॉब. 24 घंटे 7 दिन आपको का काम है. और जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जॉब प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा टूर्स वो इन्वॉल्व भी हैं. इंडियन नेवी में ही है? जी, वो इंडियन नेवी में ही है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट. अच्छा. तो उनकी जॉब प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल पायलट है वो? इन्वॉल्व है. सॉरी, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट, इट इज़ लाइक अ पायलट हु नया जो भी फ्लाई द न्यू एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप्स. ओके. सो दोज उसका टेस्टिंग उनके अंडर है. तो जितने भी नए एयरक्राफ्ट जितने भी aircrafts नए आते आते हैं उनके वो क्लियर करते हैं. वेरी नाइस. कौन से एयरक्राफ्ट वो हेलीकॉप्टर्स के स्पेशलाइजेशन उनकी हेलीकॉप्टर्स हैं. तो उन्होंने एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के साथ हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किए हैं. वेरी नाइस. तो आप दोनों वहीं मिले?
हम नेवी में मिले हैं। लव मैरिज है बेसिकली। जी, वेरी नाइस। ओके। तो हम पोस्टेड थे साथ में। एक्सपीडिशन से आने के बाद आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले? जी हाँ, मैं एक्सपीडिशन से जाने से पहले एक बार हम मिले उनसे। जाने से पहले भी? जी, जाने से पहले और 2 बार आने के बाद हम उनसे मिले हैं। क्या बातचीत हुई? तो उन्होंने हमसे शेयर किया एक किताब के बारे में जो उन्होंने पढ़ी थी अबाउट एस्ट्रो नेविगेशन, जो हम चाँद और सितारे और सूरज की पोजीशन से हम नेविगेट करते हैं सी में। अच्छा। मलामनी पोथी था उसका नाम। मलामनी पोथी? पोथी, जी। तो उन्होंने बताया कि गुजरात का एक कोई फिशरमैन था जिसकी एक पोथी यानी किताब थी। हालांकि मलाम उनका नाम था फिशरमैन का। तो उन्होंने ये एक अपने एक्सपीरियंस के कि इस ऐसे स्टार्स की ये पोजीशन है इस दिन पे, ऐसे एक करके अपना एक रेफरेंस बुक बनाई थी। तो ये बुक उसके बारे में थी। तो उन्होंने ये शेयर किया। हमने उनसे अपना क्या एक्सपीडिशन हम पे जाने वाले हैं और क्या मेन एम है इस एक्सपीडिशन से, हम क्या एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं। लाइक मेड इन इंडिया was first INSV Tarini. yes, and INSV Tarini is completely made in India, in Goa only. And then Nari Shakti and presence of Indian Navy in the maritime domain, ये हमारे मेन मोटिव्स थे। अच्छा, तो फिर मोदी जी ने आने के बाद क्या कहा आपसे? वो काफ़ी खुश थे कि हम ये कर पाए और पीएम ऑफिस भी हमारे थ्रू आउट जो भी हमारे हॉल्ट्स थे उनमें हम कई डिप्लोमेटिक रोल्स में, मतलब हमारा रोल मोस्टली डिप्लोमेटिक ही था कि हम कई स्कूल्स, कॉलेजेस, कई गवर्नर्स वगैरह से मिले हम। हमने प्राइम मिनिस्टर से दिवाली से पहले भी मोदी जी से बात की, दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। अच्छा, जब हम एक्सपीडिशन पे थे अच्छा, एट सी। क्या बोले? वही कि वो हम काफ़ी प्राउड हैं और वो चाहते हैं कि हम हमारा एक्सपीडिशन सक्सेसफुल है और आके हम उनसे मिलें। इंडियन नेवी, जिसको वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नेवी कहा जाता है, क्या खास बनाती है इसको? इंडियन नेवी की जो डेवलपमेंट है, वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल एंड देन द रेट, द पेस एट विच हम नॉट इन जस्ट इन आवर साइज बट टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, लाइक नाउ वी हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड वन ऑफ देम इज बिल्ट इन इंडिया। INS विक्रांत? Yes, it is newly commissioned aircraft carrier. So these all things, and we have so many Indian built ships now. I would say relatively अगर आप ब्रिटिश नेवी को देखें, अमेरिकन नेवी को देखें, तो हमारी नेवी बहुत नई है। The rate and the pace जिसमें इंडियन नेवी बढ़ रही है, so it's beyond comparison. 12 साल के आपके नेवी के करियर में आपने क्या सीखा, एक लेसन आप बताना चाहें? एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा लेसन ये है दैट मैं एक पहाड़ी राज्य से एक लड़के जिसने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में कभी ये नहीं सोचा होगा कि यू नो आई विल गो फॉर अ सर्कमनेविगेशन राउंड, मुझे पता ही नहीं था मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है। द थिंग दैट आई लर्नड इज दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू से यस टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपकी लाइफ में एज चैलेंजेस भी आती हैं, वो भी आपको कुछ सिखा के जाती हैं और द गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान, जस्ट गो फॉर इट। और जो एस्पिरेंट्स हैं इंडियन नेवी में जो जाना चाहते हैं, उनको आप डायरेक्टली कैमरे पे क्या कहना चाहेंगे? अगर फौज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं कहूँगी इससे बेटर कोई आपके लिए फील्ड नहीं है। फौज आपको सिर्फ आपके करियर के लिए तैयार नहीं करती, वो आपको लाइफ के लिए तैयार कर देती है। द कॉन्फिडेंस, द प्रेजेंस दैट अ फौजी हैज़ इन एनीवेयर दे गो, तो वो अलग लेवल की है। तो अगर आप फौज ज्वाइन करने के बारे में थोड़ा भी सीरियस हैं तो आई वुड से कि गो फॉर इट, बिकॉज आपको लाइफ जीने का तरीका सिखा देती है फौज। आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं एंड आप कई चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते टाइम पे? कई चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ इट ऑल दैट डिसहार्टन ना हो जाए एक आधा फेलियर के बाद। कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग इट, एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। आप में कैलिबर होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा काम करें आई वुड से, रादर देन जस्ट क्रैमिंग एंड रीडिंग स्टफ। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, तो उस पे ध्यान दें। एंड मुझे लगता है कि हिमाचली जो यूथ है वो बहुत बेस्ट सूटेड है। द अपब्रिंगिंग दैट वी गेट एज जो कल्चर हमारा है उसके हिसाब से Himachalis are one of the most sought after officers that I have seen in defense, officers, men, whatever you may say. तो काफ़ी अच्छा करियर वाइज भी I have seen them doing very well. चलिए, 1 साल से हम
ट्राई कर रहे थे कि आपके साथ एक पॉडकास्ट सेशन हो पाए, फाइनली आज हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे सामने प्रेजेंट करी। उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Thank you. The Himachali Podcast.